हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब लाइव सेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे घरों में और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और ये तो हमारी रोजाना आपसे इस तरह से बातें चलती रहती है। और इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, जिन लोगों को मालूम है कि हम लोग हमेशा 9 से 10 बजे के बीच आप सभी के सामने लाइव आते हैं और उत्तराखंड और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आते हैं। इसके अलावा जो लोग हमसे हमेशा रोज नए जुड़ते हैं और उन्हें मालूम ना हो तो उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारी 9 से 10 बजे हमेशा रोजाना दोस्तों हिंदी और उत्तराखंड की क्लास आती है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं। इसमें अगर आप लोग देखें तो हम लोग इस समय, मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो 35 सेशन में मैं जा चुका हूं। यानी कि अगर आप हिसाब लगाएं लगभग 15-20 क्वेश्चन रोजाना लेकर आता हूं तो कितने सारे प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। इसके साथ साथ दोस्तों एक दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो काफ़ी आप लोग जो है हमें मैसेज करते रहते हैं कि आपकी वीडियो पूरी नहीं आ पाती है यूट्यूब में, एक पार्ट रहता है दूसरा नहीं होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल वहाँ पर दोस्तों हमारा पूरा पार्ट नहीं होता है। हमारा जो अधिकांश जो इस तरह से वीडियो रहती है जो कोर्स से संबंधित या पूरे उत्तराखंड एकदम अगर आप क्रम से चाहते हैं तो उसके लिए हमारा कोर्स बना है और उसके लिए हम लोगों ने कल वीडियो भी अपलोड की है। आप वहां पर उसे अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कैसे आप हमारे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं या किस तरह से आप कोर्स को देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। उत्तराखंड और हिंदी के लिए स्पेशली हमारे कोर्स चल रहे हैं। इसके लिए आपके पास हमारा ऐप होना बहुत जरूरी है और वो ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर से। उत्कृष्ट एकेडमी देहरादून के नाम से जब आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप डाउनलोड करने के पश्चात उसमें आप एंटर होंगे तो आपको वहां पर हमारे बहुत सारे कोर्स दिखेंगे। इसके अलावा ऐप में बहुत सारी निःशुल्क आपके लिए जो है हमारी क्विज भी है, अलग अलग मैटर भी रखा है तो उसका आनंद भी आप ले सकते हैं। और वहां पर दोस्तों हिंदी उत्तराखंड का पूरा डिटेल से आप कोर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, हम लोगों ने अब यानी कि 1 जुलाई से कल से एक और हमने शुरू कर दिया है। आप लोग जो चाहते हैं, हमने क्या किया है दोस्तों शुरू, हमने 1 जुलाई से एक नया कोर्स शुरू कर दिया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए 1 जुलाई 2021 से। इसे आप थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं। इसमें आपका क्या लाभ होने वाला है, अगर आप लोग परीक्षाएं देखेंगे, वो चाहे पटवारी की हो, वो चाहे बंदी रक्षक की हो, वो चाहे वीडियो हो, वीपीडीओ हो, कनिष्ठ सहायक हो, समाज कल्याण अधिकारी वाली हो, सारी की सारी परीक्षाएं आप लगभग ये मानकर चलिए लगभग अक्टूबर से ये परीक्षाएं शुरू हो जाएगी और दिसंबर तक ये दोस्तों जाएगी। तो अभी की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास अभी जुलाई चलने वाला है, जुलाई है, हमारे पास अगस्त भी है, अगस्त के बाद हमारे पास सितंबर भी है और अक्टूबर भी है। लगभग 4 मंथ हमारे पास इस समय है। इसीलिए हमने इन 4 मंथों को देखते हुए दोस्तों एक हमने आपके लिए कोर्स चलाया है। ये कोर्स क्या होगा, आपको ऐप के माध्यम से ये मिलेगा। इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि पर मंथ जो है आपको इसमें ऐप में वीडियो अपलोड होगी और रोजाना अपलोड होगी। जैसे हम लोग रोजाना सुबह 8 बजे वीडियो अपलोड कर देंगे, किसकी, उत्तराखंड की प्लस हिंदी की वीडियो। ये 2 विषय के लिए कोर्स चल रहा है। उत्तराखंड और हिंदी की रोजाना 8 बजे वीडियो अपलोड होगी और जब ये वीडियो वहां पर अपलोड होगी तो देखो ये किस प्रकार से होगा, रोज अपलोड होती रहेगी। एक तरह से आपकी क्लास चल रही होगी, जैसे आप क्लास पढ़ते हो कोचिंग संस्थान में तो वैसे ही ये चल रही होगी और शुरुआत से क्रम से एक टॉपिक आपके चल रहे होंगे, उत्तराखंड के भी हिंदी के भी। और ये जो टारगेट है हमारा, ये टारगेट होगा दोस्तों 3 मंथ के लिए, यानी कि 3 मंथ में हम लोग संपूर्ण उत्तराखंड और संपूर्ण हिंदी को आपको इस तरीके से कवर करवाएंगे रोजाना वीडियो अपलोड करके, है ना। जिस दिन किसी दिन अगर वीडियो 2-2 भी आपके लिए अपलोड होती रहेगी इस तरह से हम लोग, क्योंकि अगर हम 90 दिनों की बात करें तो 90 दिनों में उत्तराखंड की लगभग 160-70 वीडियो है तो वो हम उस तरीके से कवर करेंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है दोस्तों, अगर आप इस समय बिल्कुल एक रोजाना डेली पढ़ना चाहते हैं और इस कोर्स को आप परचेज, और इसका जो फीस है बहुत कम हम लोगों ने आपके लिए रखी है। फीस इसकी हम लोगों ने दोस्तों मात्र कितनी रखी है, यानी कि 499। आपको बस सिर्फ ऐप में जाते ही 499 फीस देनी है और इस फीस को देने के बाद आप हमारे ऐप में एंटर हो जाएंगे और आपको फिर रोजाना सुबह 8 बजे वीडियो मिलती रहेगी और इन वीडियो का आप डेली लाभ लेते रहेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग शनिवार को आप लोगों के लिए स्पेशली वहां पर प्रैक्टिस सेट भी करवाते रहेंगे और अलग अलग तरह से आप लोगों के लिए मैटर भी वहां पर उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो इस तरह से अगर आप 3 महीने की बात करें तो लगभग ये कोर्स आपका लगभग 1500 रुपए में संपूर्ण कोर्स हो जाएगा और साथ ही साथ आपको ये महसूस होगा कि हम लोग रोजाना क्लास ले रहे हैं
और अच्छी तैयारी आपकी तब तक हो जाएगी। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों ये कोर्स आपको 1 तारीख से हमारे ऐप पर मिल जाएगा, और आप मंथली अगर कुछ और डिटेल पूछना चाहते हैं तो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी जानकारी दी क्योंकि ये नया कोर्स हमारा शुरू होने वाला है। बाकी जो संपूर्ण कोर्स परचेज करना चाहता है, पूरा की पूरा कोर्स एक साथ अभी लेना चाहता है, तो उनके लिए कोर्स बना हुआ है। हिंदी का उत्तराखंड का अलग है, हिंदी का अलग भी है, उत्तराखंड इतिहास का अलग है, हिंदी उत्तराखंड मिक्स है, उसको भी आप प्ले स्टोर में जाकर परचेज कर सकते हैं जिन्हें एक साथ अभी से वीडियो चाहिए। तो ये कोर्स बहुत बेटर है। अगर आप लोग चाहते हैं रोजाना एक क्लास का अनुभव लेना तो आप इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए अपनी रणनीति मजबूत कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग कह रहे होंगे अरे सर ने तो आज पूरा टाइम इसमें ही खर्च कर लिया है। भाई थोड़ा टाइम हमें भी आप जो है हमें लिए अपने लिए भी दिया करो और थोड़ा सा सुन दिया करो, है ना। ये आपके लिए तो हम लोग कर रहे हैं इतनी चीजें भी। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के अपने इस टॉपिक की। आज अगर आप लोग देख रहे हैं यानी कि उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 35। थोड़ा सा भाई पानी पूरी पी लीजिए, थक गए होंगे, बोल रहे होंगे सर ने एक ही सांस में पूरा बता दिया है और वो भी एनर्जी के साथ बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग आपको क्वेश्चन भी लेकर आते हैं, वो भी पूरी एनर्जी के साथ होता है, और हम लोग जो भी होता है वो पूरा एनर्जी के साथ मिलेगा आप लोगों को ना। इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो उत्तराखंड महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 35 में हम लोग पहुंच चुके हैं। ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ जाते हैं सीधा। और आज का जो सबसे पहला अगर आपको प्रश्न देखने को मिल रहा होगा तो आपको प्रश्न मिल रहा है दोस्तों ये वाला प्रश्न। देख लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए, तब तक मैं इसे देखता हूं। देखो, वृक्षों को काटने से पहले उसमें इस शब्द पर जोर देना है, घन लगाने तथा मार्किंग करने की प्रथा की शुरुआत किस कमिश्नर के द्वारा की गई है। आप लोगों को पता है कि अगर आपने इस समय देखा होगा, अगर आप लोग आज वृक्ष काटते हैं कोई सा भी देवदार आदि के वृक्षों को, तो उन वृक्षों में आप एक चीज देखोगे नीचे इस प्रकार से जो उसका वृक्ष का होता है, तो आपने एक जगह से छिलावा देखा होगा और यहाँ पर जो है कुछ लिखा रहता है, एक तरह से उसी को घन कहते हैं या फिर यहाँ पर मार्किंग किया जाता है। तो ये वो वृक्ष होते हैं जो वृक्ष दोस्तों यानी कि काटने के लिए तैयार है, किसी को मिलते रहते हैं ना, जैसे पहाड़ों में आप देखोगे मकान आदि के लिए पहाड़ी क्षेत्रों को, तो वो मिल जाता है उनको, है ना, माफी कहते हैं, माफी का वृक्ष, तो उनको मिलता है, तो वो उस पर बाकायदा लगती है पूरी मुहर कि ठीक है ये वृक्ष कटेगा। तो ऐसी प्रथा पहली बार किसके द्वारा शुरू की कि वृक्षों को काटने से पहले उसमें घन लगाने की तथा मार्किंग करने की प्रथा की शुरुआत किस कमिश्नर के द्वारा की गई है। आपके पास ऑप्शन दिख रहे होंगे, हेनरी रेमजे, बेटन, गार्डनर या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहे, और जो लोग यहां पर जा रहे होंगे यानी कि हेनरी रेमजे जी के साथ, रेमजे साहब के साथ, है ना, इन्हें रेमजे साहब के नाम से पुकारते थे भाई, और बेताज बादशाह भी है कुमाऊं के, तो इन्हीं को दोस्तों इन्होंने इस शुरुआत की थी। बहुत ही शानदार कमिश्नर रहे यहाँ पर, है ना, पूरे प्रजा के साथ घुले मिले रहे। बाकी आप लोग, मैंने जो है इनकी वीडियो भी अपलोड की है, आप लोग उसे भी देख सकते हैं, पूरा डिटेल से मैंने वहां पर पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन देखिए कि निम्न में यात्राओं से संबंधित ये कुछ धार्मिक यात्राएं जो उत्तराखंड की है, उन धार्मिक यात्राओं को मैंने आपके लिए यहाँ पर दिया है। देखो, नॉर्मली जो मेरे प्रश्न होते हैं, मेरे प्रश्न आपको सीधा इस तरह नहीं दिखेगा कि डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन बना, मेरे प्रश्न इस तरह से होते हैं कि उसमें आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, अपना मूल्यांकन भी करते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे मैंने यात्राएं दी है, और इन यात्राओं में जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने किलोमीटर है, तो मैंने यहाँ लिखा है 865 किलोमीटर की यात्रा है। पावली काठा जो यात्रा है 29 किलोमीटर की यात्रा है। वारुणी यात्रा लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा है। नंदा देवी यात्रा लगभग 380 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। आप लोगों को इनमें से बताना है कि एक इनमें से गलत कौन सा है, बाकी इनमें से सारे के सारे सही है। तो आप लोग देख लीजिए दोस्तों, जो ऑप्शन डी के साथ जा रहे होंगे, आप सभी को पता है कि जो नंदा देवी की हमारी यात्रा है ये हमारी 12 वर्षों बाद लगती है, और इसमें आपने देखा होगा इसमें चौसिंगा खाड़ू भी हमारा चलता है आगे। तो इसमें जो ये 380 किलोमीटर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको बस 280 किलोमीटर धार्मिक पैदल यात्रा इसको आपने करना है। तो एक इनमें से ये गलत है, बाकी सारे के सारे दोस्तों ये सही जवाब है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लीजिए, सारी यात्राएं अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, ये भी दूसरा ही क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए हमारे पास, यहां पर वैसे तीसरा होना चाहिए था। सरयू तथा पूर्वी रामगंगा के संगम पर स्थित है। मतलब जो दो नदियां हैं, एक सरयू नदी आपसे पूछी है, दूसरी पूर्वी रामगंगा पूछी है, इनके संगम पर इनमें से कौन सा स्थल है। ऑप्शन में आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां पर बैजनाथ दिख रहा होगा, दूसरा गंगोली घाट, तीसरा तालेश्वर, चौथा रामेश्वर, और इन्हीं में से आप लोगों को एक जवाब देना है। और
उसमें जो आप लोग दोस्तों यानी कि ऑप्शन डी के साथ जा रहे होंगे वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। अगर आप लोग देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है सरयू नदी। सरयू नदी एक तरह से दोस्तों हमारी जो काली नदी है, काली नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदियों के रूप में इस नदी को जाना जाता है। और सरयू नदी भी हमारी कहां से निकलती है? सरयू नदी निकलती है हमारी बागेश्वर में सरमूल पहाड़ियों से, और इधर इसकी एक सहायक नदी डेवरा श्रेणी से आती है गोमती नदी। दोनों की दोनों नदियां कहां पर मिल जाती हैं? बागेश्वर में दोस्तों मिल जाती हैं। और फिर यहीं से आगे बढ़ते हुए एक जगह पड़ती है रामेश्वर, और इसी रामेश्वर में एक नदी आकर मिलती है, कौन सी? यानी कि पूर्वी रामगंगा। और ये पूर्वी रामगंगा दोस्तों नामी ग्लेशियर से आकर सीधा यहां पर मिल जाती है, और फिर सरयू नदी सीधा पंचेश्वर में काली नदी से संगम बना लेती है। तो इस तरह से जो तंत्र है, नदी तंत्र है, सिंपली क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का बनता है तो आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में भी पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। तो ये दोस्तों मैंने अभी आपको पूछा कि सरयू तथा पूर्वी रामगंगा के नदी के संगम पर कौन सा है, तो हमारा रामेश्वरम जो तीर्थ है वो इसके संगम पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास तीसरा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहां पर कि केदारनाथ मंदिर कितने भागों में, वैसे ये चौथा क्वेश्चन है, केदारनाथ मंदिर कितने भागों में विभाजित है आपको बताना है। जैसे आपने एक बार पिछली बार क्वेश्चन देखा होगा, पेपर में पूछ लिया था, थोड़ा विवाद हो गया था उस क्वेश्चन पर कि जो बद्रीनाथ मंदिर है वो कितने भागों में है ना। वहां पर था 3 था 4 था, तो आप लोग अगर देखेंगे कुछ किताबों पर 3 है, कुछ किताबों पर 4 है। तो मूल रूप से अगर आप जाओगे तो आपको 4 पर जाना है ना। 4 भागों में मूल रूप से वो विभाजित था। और इसी तरह से मैंने यहां पर आपसे पूछा है कि जो केदारनाथ मंदिर है वो कुल कितने भागों में है। जैसे यहां पर देख लीजिए 4 भागों में है, 3 भागों में है, 2 भागों में है, या फिर 5 भागों में है। तो दोस्तों आपको जाना है यहाँ पर यानी कि 3 भागों के साथ। तो जो केदारनाथ मंदिर है वो हमारा 3 भागों में विभाजित है, यानी कि मंडप में विभाजित है, संभाग में विभाजित है, अलग अलग तरीके से इस प्रकार से वो 3 उसमें विभाजित है। और आंतरिक रूप से जो मंडप है उसका मंडप दोस्तों 3 कोनों पर आधारित बना हुआ है, इस प्रकार से। समझ गया आप? तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि केदारनाथ का जो मंदिर है वो 3 भागों में हमारा विभाजित है ना। तो गर्भगृह है, अंतराल है और सभा मंडप में ये विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में मापतोल प्रणाली से संबंधित असंगत है। यहां पर कुछ जो हमारी पुरातन मापतोल प्रणालियां है उत्तराखंड की, उनमें से मैंने कुछ आपको दिए हैं और आपको यहां पर देखना है और इनमें से एक असंगत को छांटना है। जैसे आपको ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है कि 1 सेर बराबर। नॉर्मली अगर आप लोग पहाड़ों के रहने वाले हैं तो आज भी इस सेर का इस्तेमाल किया जाता है ना। सेर आपने देखा होगा छोटा सा होता है और उसमें आदान प्रदान किया जाता है, भाई कुछ भी लेना। तो 1 सेर बराबर 500 ग्राम होता है, यानी कि आधा केजी। दूसरा देखो 8 मुट्ठी बराबर 1 सेर। 8 मुट्ठी का मतलब 1 2 ऐसे करके 8 मुट्ठी 1 सेर। तीसरा देखो 20 पाथा बराबर 1 मन के बराबर, ठीक है, यानी कि 20 पाथा। तो आपको पहले तो पता होनी चाहिए कि पाथा का हिसाब क्या है। अगला देखो 2 कुड़ी बराबर 1 पाथा। तो इनमें से आपको गलत बताना है। तो यहां पर देखो 20 पाथा बराबर दोस्तों 1 मन, ये गलत है। 2 मन ये गलत है क्योंकि 2 नहीं होता, 20 पाथा बराबर हमेशा 1 मन होता है। ये चीजें इस तरह से याद रखनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में इस तरह के पूछे जाते हैं। और जो 1 पाथा होता है ना दोस्तों, तो 1 पाथा के लिए हमेशा 2 सेर की जरूरत होती है। समझ रहे आप? तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हैं। 1 सेर बराबर 500 ग्राम, 2 सेर बराबर हो जाएगा फिर ये वाला, यानी कि 2 कुड़ी बराबर 1 पाथा के बराबर हो जाएगा। तो इसमें से गलत है, 20 पाथा बराबर 2 मन नहीं, 20 पाथा बराबर 1 मन होता है। समझ गए आप? तो आप अब केजी के हिसाब से आप खुद ब खुद लगा सकते हैं कि कितने का होता होगा, कितना बैठ जाएगा। समझ रहे? इस तरह से इनको भी याद करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्टिया मेला किस स्थान पर लगता है? सल्टिया मेला आपसे पूछा है और किस स्थान पर लगता है? बहुत ही प्रसिद्ध मेला है सल्टिया मेला। सल्टिया मेले को अगर मैं आप लोगों को कहूं तो एक तरह से दोस्तों सोमनाथ मेले की बात चल रही है। और सोमनाथ मेले से अब आपको पता चल चुका होगा कि कहां पर लगता है। तो यहां पर ऑप्शन है कि रानीखेत, हल्द्वानी, चौखुटिया, सोमेश्वर। इनमें से अपना जवाब दीजिए। तो जो जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन ए के साथ, रानीखेत के साथ, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। दोस्तों जो ये सोमनाथ मेला, जब इस मेले की शुरुआत होती है तो मेले से पहले दिन रात्रि को हमेशा सल्टिया मेला लगता है। तो यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है, किससे? सल्टिया मेला से। और मेले के पहले दिन लगता है। और मेले का जो दूसरा दिन होता है सोमनाथ का, उस दिन हमेशा ठुल कौथिक लगता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी होती है। आजकल अंदर से भी पूछ रहा है, तो सल्टिया, ठुल कौथिक इस तरह से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, कि लोधिया तथा जो राटिया नदी है, इनके संगम पर कौन सा स्थल है? लोधिया और राटिया नदी के संगम पर कौन सा स्थल स्थित है? जैसे आपके पास ऑप्शन है देखो, गंगोली हाट, हल्द्वानी, चौखुटिया, बैजनाथ।
सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न में आपको ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। और जो लोग आप लोग जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन ए के साथ, वो बिल्कुल दोस्तों इसमें सही लगाए। तो गंगोली हाट में लोधिया और राटिया नदियों का दोस्तों आपस में संगम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, पेपर में आ चुका है। राष्ट्रीय वन पुस्तकालय सूचना केंद्र, राष्ट्रीय वन पुस्तकालय सूचना केंद्र आपसे पूछा है और आपको बताना है कि ये कहां पर है। ऑप्शन में आप लोग पीछे देखिए, चमोली में है, अल्मोड़ा में है, देहरादून में है या फिर बागेश्वर में है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, कोई ज्यादा कठिन प्रश्न भी नहीं है। जो ऑप्शन सी में जा रहे होंगे यानी कि देहरादून में, और आप लोगों ने देखा भी होगा देहरादून में राष्ट्रीय वन पुस्तकालय सूचना केंद्र, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इस तरह का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय दोस्तों, इस क्वेश्चन को खासतौर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका याद तो वैसे सारे करने हैं, है ना, कहीं आप सोच रहे कि जो सर बोल रहे हैं उतना याद करना है, बाकी तो चलो धुन में पढ़ते हुए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशरथांचल पर्वत किस जनपद में स्थित है? दशरथांचल पर्वत किस जनपद में स्थित है? ये भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसमें देख लीजिए, चमोली में है, अल्मोड़ा में है, टिहरी में है, बागेश्वर में है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देते रहे, क्योंकि इन प्रश्नों में आपको ज्यादा समय लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आने भी चाहिए, समझ रहे आप। तो दशरथांचल पर्वत, चमोली, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर, बहुत सारे लोग चमोली में जा रहे हैं, है ना, कि चमोली में होगा, चमोली में। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि टिहरी में, और टिहरी की देवप्रयाग में हमारा दशरथांचल पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास, मून की रेती से, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि मूनी की रेती से हुविश्क की जो स्वर्ण मुद्रा है ये कब प्राप्त हुई, यानी कि कब खोजी गई। अगर आप लोग हुविश्क पे जा रहे होंगे, हुविश्क का मतलब है दोस्तों यानी कि कुषाण। कुषाण में अगर आप लोग बात करें तो उत्तराखंड में कुषाणों ने भी अपना आधिपत्य स्थापित किया था, खासतौर से जो तराई बेल्ट है उत्तराखंड की नीचे वाली, वहां पर उनका आधिपत्य रहा, है ना। तो गोविशाण यानी कि जो उधम सिंह नगर वाला क्षेत्र है, तो यहां पर कुषाणों का अधिकार रहा, जिनमें से कनिष्क मोस्ट इंपोर्टेंट थे। कुषाणों में कनिष्क ही सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। कनिष्क के बाद यहां पर उत्तराखंड में वासुदेव जो सेकंड थे, द्वितीय याद रखिएगा, फर्स्ट नहीं, कनिष्क, वासुदेव सेकंड और हमारे हुविश्क, इन तीनों की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। भाई सिंपल सी बात, क्योंकि कुषाण राजवंश जाना ही जाता है किसके लिए? स्वर्ण मुद्राओं के लिए। सबसे पहले अगर किसी ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे बड़े बड़े, तो वो कुषाणों के द्वारा ही चलाए गए थे। तो इनके यहां से सीधे स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, और वो भी अब आपसे पूछा है कि हुविश्क की स्वर्ण मुद्राएं कहां से कब प्राप्त हुई थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये 1972 में प्राप्त हुई थी, और इसकी जो है लगभग 44 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो 44 स्वर्ण मुद्राएं इसकी हमारे पास प्राप्त हुई है। तो इस तरह से इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास 10वां। यहां पर आपको दोस्तों थोड़ा सा छांटना है। नदियां मैंने आपसे यहां पर पूछी है कि निम्न में असंगत को छांटिए। ये नदियां हैं, ये उद्गम स्थल है। जैसे यहां पर पूछा है कि मालिनी नदी, ये चंडी खाल से निकलती है। देखो सारी की सारी शिवालिक श्रेणी से निकलती है। अधिकांश नदियां पौड़ी गढ़वाल में बह रही है। दूसरी नदी है सुखरो नदी, ये रामड़ी श्रेणी, ये भी रामड़ी श्रेणी क्या कहते हैं, शिवालिक का हिस्सा है। अगला है दापका नदी, ये निकलती है कहां से? सिगड्डी क्षेत्र से। नेक्स्ट है आपका गोला नदी, ये गागर पर्वतमाला से निकलती है। तो आपको बताना है कि इनमें से एक गलत कौन सा है, किस नदी का संगम हमारे पास यहां पर गलत बन रहा है। तो अगर आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ऑप्शन सी जो जा रहे हैं यहां पर, ऑप्शन सी के साथ दापका नदी। दापका नदी ये सिगट्टी क्षेत्र से नहीं निकलती है। दापका नदी हमारे शिवालिक पहाड़ी से निकलती है, और शिवालिक पहाड़ी में भी अगर आप वहां की मूल जगह पर जाए तो वहां पर एक मूल जगह है मेलखेत क्षेत्र, तो वहां से ये मुख्य रूप से नदी निकलती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है, बाकी सारा की सारा सही है। एक आप दूसरा दोस्तों इसका भूरा पाताल चोटी भी याद रखेंगे। मेल वाला जो मेल खेती चोटी है वहां से मूल स्रोत माना जाता है, बाकी वहां पर जो भूरा पाताल चोटी है वो उसका प्रॉपर बड़ा हिस्सा है। तो ज्यादातर ये ऊंची वाली जो फेमस चोटियां है उनको ही पूछेगा, तो खासतौर से अधिकांश किताबों में भूरा पाताल चोटी मिलती है, तो आपको भूरा पाताल चोटी ही याद रखनी होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, ये साहित्य से है और सिंपल सा क्वेश्चन है कि निम्न में गुमानी पंथ की रचना नहीं है। यहाँ पर गुमानी पंथ की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? गंगा शतक, रामाष्टक, शतोपदेश, ज्योत्सना। भाई ये तो आपको याद अब हो ही गई, कितनी बार सुभाष सर हिंदी में पूछ चुके, कितनी बार मैं आपके सामने ला चुका हूं पहले इन सबको। तो सिंपल सी बात, जो ऑप्शन डी आपको दिख रहा है यानी कि ज्योत्सना, ये दोस्तों किसकी है हमारी? ये सुमित्रा नंदन पंत जी की है। बस आपको ये याद रखना है। बाकी ये इस टाइप की जो दिखती है ना, गंगा शतक, रामाष्टक, शतोपदेश, ये सारी की सारी हमारी किसकी है? गुमानी पंत जी की है। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है 12वां क्वेश्चन, और 12वां क्वेश्चन देखिए कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका,
का प्रकाशन कब किया गया था? प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया था? अगर आप नॉर्मली दोस्तों इस पत्रिका को देखें, प्रबुद्ध भारत पत्रिका, तो ये पत्रिका वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा निकाली गई थी, है ना, अपने गुरु के उस पर उन्होंने इस पत्रिका को निकाला था, रामकृष्ण परमहंस जी पर, और ये 1996 में उनके द्वारा निकाली गई थी। लेकिन आप लोगों को पता है कि बाद में विवेकानंद जो है उत्तराखंड से बहुत प्रभावित रहे, खासतौर से जो चंपावत में जगह है मायावती वाला, वहां पर वो आए, वहां पर उन्होंने तपस्या भी की थी। कहा जाता है कि वहां पर उन्होंने आत्मसंतुष्टि के लिए आए थे, शांति के लिए आए थे। तो उसी के बाद जब वो यहाँ पर तीसरे राउंड पर आए थे, तो उस दौरान दोस्तों उनकी जो वो क्या कहते हैं छापने की वो मशीन थी, उसे भी उन्होंने वहां पर स्थापित कर दिया था। तो बाद में आपको याद रखना है, सन 1899 में इसका प्रकाशन मायावती आश्रम से, यानी कि जो थॉमसन, वहां पर थॉमसन हाउस में रुके थे ये, अगर आपको नॉर्मली पता हो कि जब विवेकानंद यहाँ आए थे तो थॉमसन हाउस में वहां पर रुके थे, बिल्कुल मायावती के निकट। तो वहां पर 1899 में इस पत्रिका का दोस्तों प्रकाशन किया गया था। खासतौर से ये अंग्रेजी में पत्रिका निकलती थी और यहां पर इसका प्रकाशन रूपानंद जी के द्वारा करवाया गया था। तो इस तरह से आपको दोस्तों ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले उसकी ओर। अगला क्वेश्चन देखिए कि मुक्तेश्वर में जो पशु प्रयोगशाला है, इसकी स्थापना कब की गई? मुक्तेश्वर में पशु प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई? 1899 में, 1879, 1893 या फिर 1905 में? आप लोगों को पता होना चाहिए, बीच में भी बहुत सुर्खियों में रहा मुक्तेश्वर पशु प्रयोगशाला। आपने देखा होगा बरेली में खासतौर से जो है भारतीय राष्ट्रीय जो है पशु अनुसंधान केंद्र है, तो उसी की एक तरह से ये शाखा के रूप में काम करती, लेकिन ये लंबे समय से जो है वैसे ही शिथिल पड़ी रही। पहली बार दोस्तों 2000 के आसपास इसी प्रयोगशाला ने गाय और भेड़ के क्लोन भी तैयार किए थे, तो उस समय बहुत सुर्खियों में रही, लेकिन इस समय इसकी हालत बहुत उसमें गिरी है, तो बहुत सुर्खियों में रही, इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें जो लोग जा रहे होंगे यानी कि ऑप्शन सी 1993 में, वो बिल्कुल सही जा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, यानी कि 14वां क्वेश्चन हमारे पास, उत्तराखंड में चाय बागान हेतु चाय की पौध, देखो जो चाय की पौध यहाँ पर आजकल आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र तो अंग्रेजों के समय से चाय के लिए विकसित रहा, ठीक है, वहां पर अल्मोड़ा आदि बहुत सारे क्षेत्र है, नैनीताल आदि जो चाय के लिए बहुत विकसित हुआ अंग्रेजों के जमाने में। लेकिन वो चाय की पौध आई कहां से, यहाँ पर कहां से अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर लाई गई? ऑप्शन है जर्मनी से, लंदन से, सिंगापुर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य आप लोग देते रहे। और जो लोग जा रहे होंगे यानी कि किसमें जाना चाहिए हम लोगों को, इसमें से हम लोगों को जाना चाहिए भाई इनमें से डी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई कहीं वहीं लंदन से तो नहीं लाई हो, कोई सोच रहा होगा जर्मनी से, भाई इनमें से डी है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इन्होंने दोस्तों चाय की जो पौध थी वो यहाँ पर चीन से लाई थी और चीन से लाने के बाद यहाँ पर इसको विकसित किया था। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, यानी कि 15वां क्वेश्चन है काठगोदाम वाला। और यहाँ पर आपको मैंने कहाँ जा रहा है क्वेश्चन, देखिए कि काठगोदाम नैनीताल रोड का निर्माण कब हुआ था? जो काठगोदाम से नैनीताल वाला रोड आपको दिखता है उसका निर्माण कब हुआ था? वो बहुत पुराना है, समझ गए आप, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे होगा 1882, 1878, 1866, 1876। तो आपको बताना है कि जो काठगोदाम नैनीताल वाला रोड है उसका कब निर्माण हुआ था। तो जो लोग जा रहे होंगे ऑप्शन ए के साथ यानी कि 1882 के साथ, वो बिल्कुल दोस्तों सही जा रहे हैं। तो ये मेरे आज के इंपॉर्टेंट यानी कि जो क्वेश्चन थे उत्तराखंड विषय के, ये कंप्लीट हो चुके हैं। आज के क्वेश्चन थोड़े से कठिन भी थे, तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन सबको अच्छे से रट लीजिएगा। बाकी दोस्तों मेरा हो गया आपसे विदा लेने का समय। आपके बीच आने वाले हैं सुभाष सर। अब आज मैं एक बार ही आपको कहना चाहूंगा कि यार वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाकी मिलेंगे आपसे कल इसी समय, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे ऐसे हम कामना करते हैं। और दोस्तों आज हम चलते हैं अपने हिंदी के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है आजकल।
आप सभी को लगातार मेहनत करनी है। आगे दोस्तों लगातार एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी आजकल का समय बिल्कुल जाया न करें, अपनी तैयारियों में बिल्कुल जुटे रहिए। और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से दोस्तों जो हमारे हम सुबह 15 क्वेश्चन लेके आते हैं उत्तराखंड और हिंदी के दोस्तों, उसकी सहायता से आप लोग अपनी तैयारियों का मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने कितना सीखा है और गलतियां कहां पर हो रही हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों हमारे इन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको मदद मिल रही होगी, ऐसी हमें आशा है। तो दोस्तों चलते हैं अपने 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए लगातार कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित में से आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा संघर्षी व्यंजन नहीं है। निम्न में संघर्षी व्यंजन कौन सा नहीं है। देखिए आपको विकल्प दिख रहे होंगे, कौन सा संघर्षी नहीं है। देखिए, तालव्य स्व, दंत्य स्व, मूर्धा स्व और दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा है स्व। तो आप लोग कमेंट करें कि कौन सा संघर्षी व्यंजन नहीं है। यदि दोस्तों व्यंजन की वर्णमाला की बात की जाए, वहां पर एक कैटेगरी है दोस्तों संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन की, संघर्षी या ऊष्मीय। और इसके अंदर दोस्तों कितने वर्ण आते हैं, 4 व्यंजन वर्ण आते हैं। कौन कौन से, तालव्य स्व, दंत्य स्व, मूर्धा स्व और दोस्तों हो। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा स्व। दोस्तों इसका सही आंसर है, ये संघर्षी व्यंजन न होके बल्कि क्या है, संयुक्त व्यंजन है। और कैसे बना है, स्व बराबर होता है दोस्तों आधा स्व तालव्य वाला धन र। तो आधा स्व धन र बराबर स्व हमारा संयुक्त व्यंजन है। अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में उच्छिप्त व्यंजन क्या नहीं है। देखिए दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको बताना है कि निम्नलिखित में दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन क्या नहीं है। अघोष नहीं है, मूर्धन्य नहीं है, नवीन विकसित ध्वनियां नहीं है या इनमें से कोई नहीं है। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। उच्छिप्त व्यंजन दोस्तों आप सभी को पता है, इनकी संख्या 2 है। इसे कहा जाता है दोस्तों ऑडो और इसे कहा जाता है ऑढो। तो इनको कहा जाता है दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन। तो बताइए क्या नहीं है, अघोष नहीं है, मूर्धन्य नहीं है, नवीन विकसित ध्वनियां नहीं है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, मूर्धन्य है दोस्तों। इनको हम टॉ वर्ग के अंदर शामिल करते हैं और टॉ पूरा वर्ग दोस्तों क्या है, हमारा मूर्धन्य वर्ग है। तो ये मूर्धन्य है। नवीन विकसित ध्वनियां दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है उच्छिप्त व्यंजन को। और देखिए दोस्तों ऑप्शन ए देखिए अघोष, ये अघोष ध्वनियां नहीं है बल्कि ये दोस्तों क्या है, सघोष ध्वनियां हैं। यदि हम टॉ वर्ग की बात करें तो दोस्तों टॉ वर्ग के अंदर टॉ, ठॉ, डॉ, ढ और अणो ये 5 आते हैं। इनका स्थान देखिए, इस ऑडो का स्थान दोस्तों डॉ के बाद माना जाता है और ऑढो का स्थान दोस्तों ढ के बाद माना जाता है। यानी इनका हम क्रम लगाएंगे तो ये तीसरे और चौथे स्थान पर होंगे। और आप सभी को पता है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन वर्ण दोस्तों क्या होता है, सघोष वर्ण होता है। तो ये दोनों के दोनों दोस्तों क्या हो जाएंगे, सघोष वर्ण हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उच्छिप्त व्यंजन क्या नहीं है, अघोष ध्वनियां नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको दोस्तों बताना है कि संधि की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। बेमेल छांटना है संधि की दृष्टि से। अब दोस्तों इसमें आपको पता चल रहा होगा 3 शब्दों में एक जैसी संधि है, दिख रहा होगा आपको। और एक शब्द में दोस्तों क्या है, एक शब्द में अलग सी संधि है। 3 में एक है, 1 में अलग है। तो आपको दोस्तों छांटना है इनमें से कौन सा होगा। देखिए पर्यावरण, मातृक्ति, महर्ण या वधविष्ट। आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसका आंसर दीजिए आप लोग क्या होगा। देखिए पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण का संधि विच्छेद दोस्तों किस प्रकार से हो जाएगा, परिधनावरण, परिधन आवरण। और संधि दोस्तों कौन सी है, देखिए ई के बाद विषम स्वर, ई के बाद विषम स्वर आने पर दोस्तों क्या होता है, हमेशा य बनता है और यण संधि का नियम है। मातृक्ति में देखिए दोस्तों, मातृक्ति में क्या हो जाएगा, मातृ धन उक्ति, मातृ धन उक्ति बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा मातृक्ति। और देखिए री के बाद विषम स्वर दोस्तों क्या बनेगा, रॉ बनता है यण संधि के हिसाब से। अगला देखिए दोस्तों वधविष्ट, वधविष्ट का देखेंगे तो संधि विच्छेद कैसे होगा, वधु धन इष्ट, वधु धन इष्ट बराबर वधविष्ट। और ऊ के बाद असमान स्वर दोस्तों व बनेगा, इसमें भी यण संधि हो जाएगी हमारी। और महर्ण देखिए दोस्तों, महर्ण किस प्रकार से बनेगा, ये बनेगा हमारा महाधन ऋण, महाधन ऋण। देखिए आ के बाद री, आ के बाद री आने पर दोस्तों हमारा क्या बनता है, गुण संधि के हिसाब से अर बनता है। तो इसमें से कौन सा विषम हो जाएगा, देखिए यण संधि, यण संधि, यण संधि। और ऑप्शन सी में दोस्तों हमारे गुण संधि है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखिए, किस शब्द में विसर्ग संधि का
प्रयोग नहीं किया गया है। दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं है। देखिए चौथा क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए विसर्ग संधि दोस्तों आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको घुमा के पूछा जा सकता है किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, या मैं बोल सकता हूं कि किस शब्द में गुण संधि है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा, पुरोहित, मनोयोग, दुरासा या दयोर्मी, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। यहां देखिए दोस्तों पुरोहित, मनोयोग, दुरासा और दयोर्मी, देखिए इसमें से किसमें विसर्ग संधि नहीं है, या आप बोल सकते हैं कि किसमें गुण संधि है। तो ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है, जिनका भी डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। इसका बनेगा दया धन ऊर्मी, दया धन ऊर्मी बराबर दोस्तों हमारा हो जाएगा दयोर्मी। आ के बाद ऊ बराबर दोस्तों ओ बनता है गुण संधि के हिसाब से, तो इसमें गुण संधि है, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। दुरासा दुह धन आशा, मनोयोग मनः धन योग, पुरोहित दोस्तों हो जाएगा पुरह धन हित। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए पांचवा क्वेश्चन, जब से सुरेश दिल्ली गया है स्वस्थ नहीं है, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। दोस्तों रचना की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो दोस्तों आपको बताना है इस वाक्य में जब से सुरेश दिल्ली गया है स्वस्थ नहीं है, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार की कंडीशन दिखाई दे, जब भी, तब भी, जैसे ही, जहां, जो, इस प्रकार की कंडीशन में दोस्तों हमेशा क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। यहां देखिए जब से सुरेश दिल्ली गया है, तब से भी हो सकता था, यहां पे छुपा हुआ है, तब से स्वस्थ नहीं है, तो एक प्रकार की कंडीशन है। तो इस प्रकार के दोस्तों आश्रित वाक्य आपको मिलेंगे मिश्र वाक्य में। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी में किसे शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी के अंदर दोस्तों किसे शामिल किया जाता है। देखिए गढ़वाली, गोरख्याली, जौनसारी या उपर्युक्त सभी। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, देखिए क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट करें कि मध्यवर्ती पहाड़ी के अंदर दोस्तों कौन सी बोली शामिल की जाती है, गढ़वाली, गोरख्याली, जौनसारी या उपर्युक्त सभी। यदि दोस्तों हम पहाड़ी हिंदी की बात करें, इसके तीन पार्ट हैं, पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी और पूर्वी पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी की बात करें तो दोस्तों जौनसारी बोली पश्चिमी पहाड़ी हिंदी के अंदर आती है, मध्यवर्ती पहाड़ी के अंदर दोस्तों कुमाऊनी और गढ़वाली आती है, और पूर्वी के अंदर नेपाली, खसकुरा और गोरख्याली आती हैं। आप देखिए मध्यवर्ती में कौन आएगा, तो मध्यवर्ती में कुमाऊनी और गढ़वाली है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, जिनका भी ए है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है पूछा गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। नियुक्ति पत्र डाक द्वारा भेजा गया, अध्यापक ने मुझे मिठाई दी, वह सायंकाल घूमने जाता है और मुझे पानी से बहुत डर लगता है। अब दोस्तों आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए किसमें संप्रदान कारक का प्रयोग हुआ है। नियुक्ति पत्र डाक द्वारा भेजा गया, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यहां पर, नियुक्ति पत्र डाक द्वारा भेजा गया। दोस्तों इसमें देखिए द्वारा है और के द्वारा, और दोस्तों द्वारा किसमें आता है, करण कारक में आता है जब माध्यम की बात की जाए। अध्यापक ने मुझे मिठाई दी, देने का भाव है, जब भी देने का भाव हो दोस्तों वहां पर संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाएगा। वह सायंकाल घूमने जाता है, यहां पर दोस्तों मैं लुप्त है, और मैं किसका कारक चिन्ह है दोस्तों, अधिकरण कारक चिन्ह है, मैं अधिकरण का कारक चिन्ह है, तो दोस्तों ये हो जाएगा अधिकरण। और यहां पर क्रिया के समय की बात हुई है, तो वहां पर दोस्तों हमारा अधिकरण कारक होगा। मुझे पानी से बहुत डर लगता है, जहां पर भी डरने का भाव हो दोस्तों वहां पर हमारा होता है अपादान अलंकार, अपादान कारक चिन्ह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्यापक ने मुझे मिठाई दी, इसमें संप्रदान कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए आठवां क्वेश्चन, जिन शब्दों के स्रोत अज्ञात हों, जिनके स्रोत अज्ञात हो उन शब्दों को दोस्तों क्या कहा जाता है, आपको यह बताना है। विदेशज शब्द, देशज शब्द, तत्सम शब्द या तद्भव शब्द। तो दोस्तों जिन शब्दों के स्रोत अज्ञात होते हैं, जिनके स्रोत का पता नहीं चलता कि वो शब्द कहां से आए हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है। देखिए विदेशज, देशज, तत्सम या
तद्भव। तो हमारा दोस्तों सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर है। जिनके स्रोत अज्ञात होते हैं उनको दोस्तों कहा जाता है देशज शब्द। देश के अंदर जन्मे हुए, लेकिन दोस्तों इनका एग्जैक्ट स्थान पता नहीं चलता कि किस स्थान पे ये जन्मे थे, किसने इसका पहली बार प्रयोग किया था, लेकिन दोस्तों ये पॉपुलर होकर हिंदी भाषा के अंदर आ जाते हैं तो उनको देशज शब्द कहा जाता है। विदेशज आप सभी को पता है विदेशी मूल के शब्द, तत्सम यानी जो डायरेक्ट संस्कृत से आए हैं, और तद्भव का मतलब है जो संस्कृत से आए हैं लेकिन दोस्तों उनका रूप बिगड़ गया है, वो अपने बिगड़े हुए रूप में हिंदी भाषा में क्या है, हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग किया जाता है लेकिन बिगड़े हुए रूप में आए तो संस्कृत से हैं। अगला देखिए नवा क्वेश्चन, उपकृत का सही अर्थ है। दोस्तों आपको बताना है जो ये उपकृत शब्द है इसका सही अर्थ क्या होगा? जिसने उपकार किया हो, जिस पर उपकार किया गया हो, जो उपकार मानता हो, या ऑप्शन डी है दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग सही बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जिसने उपकार किया हो, जिस पर उपकार किया गया हो, जो उपकार मानता हो, या ऑप्शन डी दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर दें आप लोग क्या होगा? तो जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है दोस्तों जो उपकार मानता हो उनका बिल्कुल सही आंसर है ये। जो उपकार मानता हो दोस्तों उसे कहा जाता है उपकृत, या दोस्तों इसे हम कहते हैं कृतज्ञ। कृतज्ञ भी दोस्तों इसे कहा जाता है। जो उपकार मानने वाला हो, जो एहसान मानता हो, उसे दोस्तों कहा जाता है उपकृत। अगला देखिए 11वां क्वेश्चन दोस्तों है हमारा 10वां क्वेश्चन, गेह किसका पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों आपको बताना है जो गेह शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? देखिए घर का, आंगन का, आसमान का, या दोस्तों हमारा ऑप्शन डी है बादल। तो गेह किसका पर्यायवाची है? आप लोग कमेंट करें गेह किसका पर्यायवाची है। गेह, निकेतन, दोस्तों ये सारे इस प्रकार के ही है, निकेतन, घर, आवास, जो भी चीजें हैं। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है घर, दोस्तों उनका बिल्कुल सही उत्तर है। गेह किसका पर्यायवाची शब्द है? घर का पर्यायवाची शब्द है। 11वां क्वेश्चन की बात करें, देखिए 11वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दोस्तों वसंत आप सभी को पता है, वसंत ऋतु के बारे में बात हो रही है। तो देखिए किसका निम्न में से बसंत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? देखिए ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति, या दोस्तों ऑप्शन डी है हमारे पास पराग। तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पराग दोस्तों बसंत का पर्यायवाची शब्द सही नहीं है। ऋतुराज, ऋतुपति, कुसुमाकर दोस्तों ये हमारा किसका पर्यायवाची है? हमारे बसंत के पर्यायवाची हैं। अगला देखिए 12वां क्वेश्चन, वह पंडित है किंतु हठी है। 12वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वह पंडित है किंतु हठी है, यह रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? दोस्तों वह पंडित है किंतु हठी है रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा, बाद में हम लोग डाल देंगे। मैं देख रहा हूं कि आपने वाक्यों को किस प्रकार से पढ़ा है, तो इसका आप लोग कमेंट करें ये किस प्रकार का वाक्य होगा। इसको मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसको मैं कल बताऊंगा। देखता हूं कि आपको कितना आता है वाक्य के बारे में। वाक्य के दोस्तों वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाक्य के भेद अर्थ की दृष्टि से और संरचना की दृष्टि से दोस्तों इनको दोनों को ही आप पढ़ लें। तो इसका आप लोग कमेंट करें तो बाद में आपको दोस्तों हम आंसर बता देंगे। देखिए वह पंडित है किंतु, इससे आप पहचान सकते हैं। देखिए वह पंडित है किंतु हठी है रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। आप दोस्तों आपको कमेंट करना है इसका सही आंसर, और बाद में आपको दोस्तों इसका सही उत्तर पता चल जाएगा। देखिए 13वां क्वेश्चन देखिए, कहावत में प्रयुक्त प्रत्यय शब्द है। दोस्तों एक शब्द दिया गया है कहावत, इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है। आवत, वत, अत, या दोस्तों ऑप्शन डी है हमारे पास तो देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब है ऐसे लघुतम शब्दांश, ऐसे लघुतम दोस्तों चीजें, शब्दों के ऐसे अंश जो शब्दों के बाद में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है प्रत्यय। अब देखिए प्रत्यय कहावत आपके पास है, तो दोस्तों कहावत किस प्रकार से बना है। इसमें एक धातु रूप है दोस्तों कह में दोस्तों यदि आवत जोड़ेंगे तो दोस्तों हमारा बन जाएगा कहावत। और दोस्तों ये आवत हमारा किस प्रकार का प्रत्यय हो जाएगा? कृत प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि ये धातु रूप के पीछे लगा है। तो जब भी कोई प्रत्यय धातु रूप के पीछे लगे दोस्तों उनको कहा जाता है कृत प्रत्यय, यानी जो क्रिया रूप के पीछे लगते हैं। और जो प्रत्यय शब्द दोस्तों संज्ञा विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण के पीछे लगते हैं उनको कहा जाता है दोस्तों तद्धित प्रत्यय। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए आवत। अगला देखिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शीतर्तु शब्द में संधि बताइए। आप लोग कमेंट करें इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा, बताइए शीतर्तु में कौन सी संधि होगी। देखिए शब्द को देखिए,
सीतर्तु लिखा हुआ है, सीतर्तु में कौन सी संधि होगी? देखिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, यदि इसका हम विच्छेद करें तो दोस्तों ये इस प्रकार से हो जाएगा, शीत धन ऋतु। ये दोस्तों इस प्रकार से विच्छेद होगा, शीत धन ऋतु। अब देखिए ओ के बाद दोस्तों हमारा क्या है, री है, ओ के बाद री, और ओ के बाद ओ या आ के बाद री आने पर दोस्तों क्या बनता है, गुण संधि के हिसाब से अर बनता है। तो ओ के बाद दोस्तों यदि हमारा री आ जाए तो दोस्तों क्या बनेगा, अर बनेगा। इसी हिसाब से दोस्तों आपको करना है, यदि आप इस नियम से करेंगे तो दोस्तों बिल्कुल सही होगा ये संधि। तो हमारा सही उत्तर दोस्तों हमारा इसका क्या हो जाएगा, ओ के बाद री बराबर अर, हमारा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, गुण संधि। गुण संधि का एग्जाम्पल है दोस्तों सीतर्तु। इसी तरह से एक शब्द और है वर्षर्तु, भी एक बार पूछा गया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, ऊपर ली गई सांस को क्या कहा जाता है? निश्वास, उच्छ्वास, सांस या निराश्वास? आप लोग कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। जो हम ऊपर को सांस लेते हैं उस श्वास को दोस्तों क्या कहा जाता है? देखिए निश्वास, उच्छ्वास, सांस या ऑप्शन डी है दोस्तों हमारे पास निराश्वास। तो इसका सही उत्तर दोस्तों जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है निश्वास, उनका बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, उच्छ्वास। ऊपर को ली गई सांस को दोस्तों कहा जाता है उच्छ्वास, या इसे आप आहें भरना भी कह सकते हैं। जब हम आहें भरते हैं तो एक लंबी सी सांस खींचते हैं ऊपर को, उसी को दोस्तों कहा जाता है उच्छ्वास। तो हमारा ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण 15 प्रश्न में इतना ही है। बाकी दोस्तों आपको हम इसी तरह मिलेंगे कल फिर दोबारा 9 से 10 बजे के बीच में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोग घर में बैठ के पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए। बाकी आपको मिलेंगे कल दोबारा इसी समय पे 9 से 10 बजे के बीच में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।